हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है हिंदी नवनीत क्लास 9th। आइए शुरू करती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। पाठ का नाम है उधार का अंत। तो पहले हम इसके लेखक परिचय को जानेंगे। इसके बाद हम इसके संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए जानते हैं लेखक परिचय शरद जोशी जी के बारे में। जीवन की विसंगतियों पर करारा प्रहार करते व्यंग्यकार समाज को सही दिशा देते वे अपने लाक्षणिक तेवर से यथार्थ का साक्षात्कार कराते जीवन बोध देते हैं शरद जोशी। ऐसे ही व्यंग्यकार हैं। शरद जोशी का जन्म 21 मई सन 1937 को उज्जैन में हुआ था। आप होलकर कॉलेज इंदौर से बीए करने के उपरांत स्वतंत्र लेखन करने लगे। आप नई दुनिया, नवभारत टाइम्स के नियमित लेखक रहे। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवारी लिया, तिलिस्मी रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, इन दोनों इनके व्यंग्य संग्रह हैं। अंधों का हाथी व एक था गधा नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। शरद जोशी की भाषा चुटीली व मुहावरेदार है। वे अपनी सहज भाषा में सामाजिक विसंगतियों पर तीखे प्रहार करते हैं। इनके व्यंग्य केवल हंसाते ही नहीं वरन कुछ सोचने को भी विवश कर देते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। बाद के व्यंग्यकारों ने इनकी परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से कि जोशी जी क्या व्यंग्य करना चाहते हैं। आज हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो परिश्रम से बचते हैं और उधार लेकर अपना काम चलाते हैं। एक बार उधार लेकर वे चुकाने का नाम नहीं लेते हैं। लेखक ने समाज के ऐसे ही लोगों की मानसिकता पर अपनी चुटीली व्यंग्य शैली में जमकर प्रहार किया है। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि लेखक किसके बारे में चर्चा कर रहा है। उधार लेना एक कला है और उसे नहीं लौटाना उससे भी बड़ी कला है। इसमें परस्पर बीए एमए का संबंध है, यानी जो बीए करता है फिर एमए कर ही लेता है। जो उधार लेता है वह धीरे धीरे उसे नहीं लौटाना भी सीख ही जाता है। एक साधना है तो जो सिद्ध हुआ उसका जीवन सफल है। सतत प्रयास, सूझबूझ, धैर्य, मधुर भाषण और अध्यवसाय से आदमी उधार लेने और न लौटाने में कुशल हो जाता है। सभ्यता का विकास परस्पर उधार की कहानी है। पशु एक दूसरे से उधार नहीं लेते। उधार के मूल में गहरा दर्शन है। क्या है मैं नहीं कह सकता, पर है जो गुण हमारे निजी और राष्ट्रीय जीवन की विशेषता हो गई है, उसके मूल में जरूर कोई दर्शन होगा। उधार लेना ही मनुष्य की आशावादिता का प्रमाण है। जो जीवन से निराश है वह तो आत्महत्या करेगा, पर जो आशा रखता है वह उधार पर टिका हुआ है। मानव जाति दो भागों में बटी है, जो उधार देते हैं और वे जो उधार लेते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच सारी बड़ी छोटी खाइयाँ उधार के छोटे मोटे पुलों से बंधी हैं। जब भी ये पुल टूट जाएंगे, आदमी अकेला हो जाएगा। उधार लेने की शक्ति ही मूल जीवन शक्ति है। जो उधार लेने में थक चुके हैं, मैदान छोड़ गए हैं, वे जीवन की व्यर्थता भी समझ गए हैं। कुछ सिर्फ इस भ्रम में जी रहे हैं कि वे उधार वसूल कर लेंगे, और कुछ तय किए हुए हैं कि वे मरते दम तक नहीं देंगे। उनका जीवन सफल है। हर पुरानी नई पीढ़ी के नाम कुछ कर्ज छोड़ गई है और हर नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी का कर्ज चुकाने से साफ इनकार कर दिया है। मूल्य बदल गए हैं, अतः भाड़ में जाओ। कौन देता है? बिल्कुल नहीं। उधार नहीं लौटाना परंपरा से
विद्रोह है। परंपरा है उधार लेना। विद्रोह की भी चूंकि एक परंपरा चली आई है, अतः हाथ फैलाने, मुट्ठी बांधने और अंगूठा दिखाने का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हम सिर से पैर तक कर्ज में डूबे रहते हैं। पर क्या मछली को आप पानी में डूबी कह सकते हैं? वही तो उसका जीवन है। हमें कर्ज के इस पानी से निकालो तो हम तड़पने लगेंगे। हम फिर पानी में कूदेंगे, यानी कर्ज ले लेंगे। कोई भी उधार कुछ विशेष संदर्भ में उधार रहता है, नए परिप्रेक्ष्य में वह उधार नहीं रहता है। उधार लेने वाले ही जीवन में कुछ कर सकते हैं। इतिहास में उनका ही नाम प्रसिद्ध है। उधार लौटाने वाले परिहास के पात्र हैं। वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धारा के विरुद्ध तैरने का प्रयास करते हैं। उधार ही वह धारा है जो सतत चलती आ रही है और समाज और हमारे सामाजिक, आर्थिक और जीवन के खेत उससे लहलहा रहे हैं। यह जीवन धारा है। इस देश में उधार के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ पुनः जन्म के सिद्धांत पर विश्वास है। आदमी जानता है कि अगर इस जन्म में नहीं चुका सके तो अगले जन्म में चुका देंगे। ऐसे क्रेडिट फैसिलिटी इस धर्म में मिली है होगी। आत्मा स्थायी पूंजी है जो अमर है। इसकी साख पर हम कोई भी सौदा कर सकते हैं। शरीर एक बटुआ है जो सिक्के लेता देता रहता है। महत्व बटुए का नहीं है, उस लेन देन की प्रथा का है। प्रथा बनी रही तो बटुए तो नए आते रहेंगे। कुछ लोग कर्ज को भार मानते हैं। वे खुद को धोखा देते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि वे शरीफ हैं, क्योंकि वे कर्ज को भार मानते हैं। अपनी शराफत का प्रदर्शन करते और उधार लेना चाहते हैं। आदमी लाइट वेट चैंपियन से ही हैवी वेट चैंपियन बनता है। आज जिसने 100 रुपये कर्ज लिया वह कल 1000 लेगा। कर्ज आदमी को उत्साहित करता है, वह भार नहीं है। वह तो गैस का बड़ा गुब्बारा है जो हमें भूमि से आकाश की सैर कराता है। गुब्बारा जितना ही बड़ा हो बाहर नहीं होता। उधार लेने वाला अन्वेषी होता है और अन्वेषी ही उधार ले सकता है। हमारे देश में कोलंबस की प्रतिमा लगानी चाहिए। वह अमेरिका नहीं खोजता तो हम कहाँ से कर्ज लेते? यूँ भी कर्ज में दबा आदमी नई गलियाँ, नई सड़कें खोजता है। उन नए मार्गों से वह उधार प्राप्त करता है। यही विकास है। हम भी नई राह खोजेंगे, क्योंकि पुरानी राहों से गुजर मुश्किल है। इसे नीति का परिवर्तन कहिए या समय की मांग। विस्फारित दृष्टि से हम संसार की ओर देख रहे हैं और हम संभावनाओं से परिपूर्ण देश और द्वीप नजर आता है। उधार की सीमा आकाश है, चांद है और तारे हैं। हमें मिलता रहेगा। देखो, वह चांद की ओर एक रॉकेट चला। कोई इसमें किसी भारतीय को बिठा दे, वे कुछ लेकर आएंगे। ओह, यह सृष्टि कितनी सुखमय है, यह आकाश कितना असीम फैला है, और फिलहाल में थोड़ा सा कर्ज चाहिए। तो देखा लेखक ने कितना सुंदर व्यंग्य किया है कर्जदारों के ऊपर। आइए अब हम इसके अभ्यास करते हैं। यह पाठ किन लोगों को लक्ष्य करके लिखा गया है? उत्तर है, यह पाठ उधार लेने वालों तथा उधार देने वालों को लक्ष्य करके लिखा गया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? उत्तर है, लेखक के अनुसार मनुष्य और पशु में यह अंतर है कि मनुष्य तो उधार लेता है और पशु नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ में अन्वेषी किसे कहा है? उत्तर है, लेखक ने इस पाठ में उधार लेने वालों को अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न है, मानव जाति किन दो भागों में बटी हुई है? उत्तर है, मानव जाति उधार लेने वाले और उधार देने वाले दो भागों में बटी हुई है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? उत्तर है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला प्रश्न है, कर्ज से दबा हुआ आदमी क्या खोजता है? उत्तर है,
कर्ज से दबा हुआ आदमी निराश होकर आत्महत्या का रास्ता खोजता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने उधार लेने को आशावादिता का प्रमाण क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने उधार लेने वाले को आशावादिता का प्रमाण इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति भी अपने जीवन से निराश हो जाता है वह आत्महत्या जैसे पाप को करता है, लेकिन जो आशावान व्यक्ति है वह उधार लेकर अपने जीवन को सुखद एवं गतिशील बनाए रखता है। संपूर्ण संसार की उन्नति उधार पर टिकी हुई है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति लाइट वेट चैंपियन से कब हैवीवेट चैंपियन बनता है? उत्तर है, व्यक्ति लाइट वेट चैंपियन से तभी हैवीवेट चैंपियन बनता है जब वह कर्ज के भार को नहीं मानता, अपितु उससे उत्साहित होता है और आज जिसने 100 रुपये कर्ज लिए वही कल 1000 रुपये लेगा और इस प्रकार धीरे धीरे वह लाइट वेट चैंपियन से हैवी वेट चैंपियन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय को चांद पर भेजने के पीछे लेखक का क्या आशय है? उत्तर है, किसी भारतीय को रॉकेट में बिठाकर चांद पर भेजने के लिए पीछे लेखक का आशय यह है कि भारतीय लोग उधार की विद्या में बड़े पारंगत होते हैं, वे वहां जाकर भी कुछ ना कुछ उधार ले लेंगे। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार उधार लौटाने वाले परिहास के पात्र क्यों होते हैं? उत्तर है, उधार लौटाने वाले परिहास के पात्र इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वे धारा के विरुद्ध रहने का प्रयास करते हैं। उधार की धारा सतत प्रवाहित रहती है और इसी से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के खेत हरे भरे रहते हैं। यह एक ऐसी धारा है जो मनुष्य को जीवंत रखती है। इस देश में पुनर्जन्म का सिद्धांत चलता है, अतः उधार कला विशेषज्ञों को यह नई भूमि प्रदान करता है। उधार लेने वाला और उधार देने वाला दोनों ही सोचते हैं कि यदि किसी कारण उधार हिसाब इस जन्म में चुकता नहीं हुआ तो अगले जन्म में आ जाएगा, अतः वे निश्चिंत रहते हैं। इसी कारण उनमें आशावादिता का संचार रहता है और निराशा उनसे कोसों दूर रहती है। अगला प्रश्न है, हमें कर्ज के पानी से निकालोगे तो हम तड़पने लगेंगे का अर्थ बताइए। उत्तर है, इस कथन का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर से पैर तक कर्ज में उसी तरह डूबा हुआ है जैसे मछली पानी में डूबी रहती है। मछली का पानी में डूबे रहना ही उसका सफल जीवन है। इसी प्रकार मनुष्य का भी कर्ज में डूबे रहना उसका सफल जीवन है। यदि कर्ज में डूबे मनुष्य को कर्ज से निकाला तो वह मछली के समान बिना पानी के तड़पने लगेगा। कहने का भाव यह है कि उसे तो सच्चा सुख कर्ज में डूबे रहने में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, क्रेडिट फैसिलिटी से लेखक का क्या आशय है? उत्तर है, क्रेडिट फैसिलिटी से लेखक का आशय है कि उधार की सुविधा। कहने का भाव यह है कि हमारे देश में उधार की सुविधा मजबूत है क्योंकि यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत चलता है। आदमी जानता है कि अगर इस जन्म में नहीं चुका सके तो अगले जन्म में चुका देंगे। मनुष्य की आत्मा स्थायी पूंजी है, इसकी साख पर हम कितना भी उधार ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां देख लीजिए, हम उत्तर पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति को कर्ज लेने का चस्का लग जाता है वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कर्ज में डूबे व्यक्ति की तुलना लेखक पानी में रहने वाली मछली से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार मछली सदैव पानी में डूबी रहती है, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को कर्ज लेने की आदत पड़ जाती है वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, चाहे कोई व्यक्ति सिर से पैर तक कर्ज से डूबा क्यों ना हो। वह उसी में अपने जीवन की सार्थकता समझता है। जिस प्रकार पानी में के बिना मछली का जीवित रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार उधार लेने वालों का जीवन भी बिना उधार के संभव नहीं है। यदि हमने कर्जदार को कर्ज रूपी पानी से बाहर निकाल दिया तो वह उसी प्रकार तड़पने लगेगा जिस प्रकार बिना पानी की मछली तड़पती है। अतः कर्जदार को जीवन को बचाने के लिए
एक ही मार्ग है कि उसे पुनः उसी जाल में फंसा दिया जाए जिससे वह निकाला गया है, अर्थात उसे पुनः कर्ज के व्यूह में फंसा दिया जाए। अगला प्रश्न है, अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए, हम उत्तर पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि उधार की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात वह सीमा रहित होती है। उधार लेना उतना ही असीम है जितना कि आकाश, चंद्रमा और तारे जिस प्रकार आकाश में अपनी चमक सदैव बनाए रखते हैं, उसी प्रकार इस देश में उधार की चमक भी सदैव बनी रहती है। उधार हमें पहले भी मिला था, आज भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इस देश के लोगों की अक्ल की दाद देनी होगी कि वे प्रत्येक स्थिति में समय समय पर उधार लेने का सुयोग बना लेते हैं। चंद्रमा चाहे चंद्रमा की ओर जाने वाला रॉकेट ही क्यों ना हो, आप उस रॉकेट में भारतीय व्यक्ति को बिठा दीजिए, वह वहाँ से भी कुछ ना कुछ उधार लेकर ही आएगा। यह संसार कितना सुखमय है और यहाँ उधार का कोई टोटा नहीं है। यह आकाश कितना असीम फैला हुआ है, इसी के समान हमें उधार देने वालों की कोई कमी नहीं है। बस हमारे मन में केवल यह भावना होनी चाहिए कि हमें अभी थोड़ा सा कर्ज चाहिए। इस अनोखे वचन के बोलते ही आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उधार का अनंत आकाश में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से उधार लेने तथा न लौटाने की वृत्ति पर करारे प्रहार किए हैं। इसके द्वारा वे कहना चाहते हैं कि जैसे आकाश का अंत नहीं होता, वैसे ही उधार लेने की कोई सीमा नहीं होती। उधार लेना और उसे न लौटाने दोनों ही एक कला है। जो उधार लेता है वह निरंतर प्रयास, धीरज और व्यवहार कुशलता के सहारे उसे न लौटाने में भी सिद्ध हो जाता है। लेखक व्यंग्यात्मक लहजे में लिखते हैं कि उधार लेना आशावादी दृष्टि का परिचायक है और उधार न लेना निराशा का प्रतीक है। लेखक इस पाठ में निहित व्यंग को व्यक्त करते हुए आगे कहते हैं कि उधार लेने वाला शोधकर्ता भी होता है और उधार लेने के लिए नए नए उपाय खोजता है। विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए नए नए मार्ग खोजने से ही काम चलेगा। लेखक व्यंग की उच्चता को स्पर्श करता हुआ कहता है कि इस देश में उधार की अपार संभावनाएं हैं। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। उत्तर है, लेखक कहता है कि उधार की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात वह सीमा रहित होती है। उधार उतना ही असीम है जितना कि आकाश, चंद्रमा और तारे जिस प्रकार आकाश में अपनी चमक सदैव बनाए रखते हैं, उसी प्रकार इस देश में उधार की चमक भी सदैव बनी रहेगी। उधार हमें पहले भी मिला है, आज भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इस देश में लोगों की अक्ल की दाद देनी होगी कि वे प्रत्येक स्थिति में समय समय पर उधार लेने का सुयोग बना लेते हैं। चाहे चंद्रमा की ओर जाने वाला रॉकेट ही क्यों ना हो, आप उस रॉकेट में भारतीय व्यक्ति को बिठा दीजिए, वह वहाँ से भी कुछ ना कुछ उधार लेकर ही आएगा। यह संसार कितना सुखमय है कि यहाँ उधार का कोई टोटा नहीं है। यह आकाश कितना असीम फैला हुआ है, इसी के समान हमें उधार देने वालों की कोई कमी नहीं है। बस हमारे मन में केवल यह भावना होनी चाहिए कि अभी थोड़ा सा कर्ज चाहिए। इस अनोखे वचन के बोलते ही आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, बड़ी छोटी सुख दुख शब्द आए हैं, आप ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द शामिल हो, जैसे आशा, निराशा, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, जय, पराजय, सुपुत्र, कुपुत्र। अगला प्रश्न है, नीचे नाक से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, अर्थ समझकर प्रत्येक मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाको चने चबाना, नदी पर पुल बांधने पर इंजीनियरों को नाको चने चबाने पड़े। नाक में दम करना, आज नौकर ने मालिक के नाक में दम कर दिया। नाक रखना, हमें हर हाल में अपनी नाक रखनी चाहिए। नाक ऊंची करना, हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारी नाक ऊंची हो। नाक नीची करना, हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारी नाक नीची हो। नाक भौं एक करना, अधिक काम आ पड़ने पर
रमेश ने अपनी नाक वो एक कर ली। नाक चढ़ाना, सतीश ने जब भी कोई काम करने को कहो वह हमेशा नाक वो चढ़ा लिया करता है। अगला प्रश्न है, शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। सिर्फ, केवल, कर्ज, ऋण, इनकार, अस्वीकार, शरीफ, सज्जन, शराफत, सज्जनता, खुद, स्वयं। सूझबूझ, एक दूसरे जैसे शब्द युग्मों को योजक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में योजक चिन्ह वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। धीरे धीरे, बड़ी छोटे मोटे, जीवन शक्ति, लेन देन, लेता देता। अगला प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। राष्ट्रीय में या उपसर्ग, आशावादिता में ताव प्रत्यय, व्यर्थता में राष्ट्रीय में या प्रत्यय है, आशावादिता ता प्रत्यय, व्यर्थता था प्रत्यय। परिहास में परिउपसर्ग, सामाजिक में एक प्रत्यय, आर्थिक में एक प्रत्यय, राजनीतिक में एक प्रत्यय, पारिस्थितिक में परिउपसर्ग और परिपूर्ण में परिउपसर्ग। विलोम शब्द देखिए। जीवन मरण, आशा निराशा, प्रसिद्ध गुमनाम अप्रसिद्ध, आकाश पाताल, सफल असफल, पुरानी नई। अगला प्रश्न है, वह धन धान्य से संपन्न था तथा अन्य क्षेत्र में अन्न का व्यापार करता था। ऊपर लिखे रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे इस तरह कुछ समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है और, हिमालय उत्तर दिशा की ओर स्थित है, और राम और लक्ष्मण गंगा नहाने गए। अंश, इस पाठ के एक अंश में यह कहा गया है, बैल के अंश बड़े पुष्ट होते हैं। भवन, राजा का भवन संगमरमर का बना हुआ था। भुवन, भगवान तीनों भुवनों का मालिक है। मैं, दिन में धूप तेज पड़ती है। मैं और गोपाल सिनेमा जा रहे हैं। शकल, भगवान ने पृथ्वी पर सकल पदार्थ बनाए हैं। शक्ल, उसकी शक्ल राम से मिलती जुलती है। पंक्तियों के गद्यांश की पंक्तियों को स्पष्ट कीजिए, तो आप इनको देख लीजिए। हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश उद्धार का अंत आकाश पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री शरद जोशी जी हैं। प्रसंग है, इस अंश में लेखक ने बताया है कि संसार के सभी मनुष्य दो वर्गों में बांटे हुए हैं, एक उधार लेने वाले, दूसरा उधार देने वाले। व्याख्या है, लेखक कहता है कि संपूर्ण मानव जाति दो वर्गों में विभक्त है, एक वह जो उधार देता है, दूसरा वह जो उधार लेता है। मनुष्य का आपसी व्यवहार उधार के इन्हीं छोटे मोटे पुलों से जुड़ा हुआ है, और जब ये उधार रूपी पुल टूट जाएंगे तो मनुष्य दुनिया में अकेला ही रह जाएगा। विशेष है, उधार लेना देना मानव की बुनियादी समस्या है। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, लेखक का मानना यह है कि जिन्हें कर्ज लेने की आदत पड़ जाती है, इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। व्याख्या है, लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति को कर्ज लेने का चस्का लग जाता है, वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कर्ज में डूबे व्यक्ति की तुलना लेखक पानी में रहने वाली मछली से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार मछली सदैव पानी में डूबी रहती है, बिना पानी वह जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को कर्ज लेने की आदत पड़ जाती है, वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता है, चाहे कोई व्यक्ति सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ क्यों ना हो। वह उसी में अपने जीवन की सार्थकता समझता है। जिस प्रकार पानी के बिना मछली का जीवित रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार उधार लेने वालों का भी जीवन बिना उधार के संभव नहीं है। यदि हमने कर्जदार को कर्ज रूपी पानी से बाहर निकाल दिया तो वह उसी प्रकार तड़पने लगेगा जिस प्रकार बिना पानी के मछली तड़पती है। अतः कर्जदार को जीवन में के बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि उसे पुनः उसी जाल में फंसा दिया जाए
जिससे वह निकाला गया है, अर्थात उसे पुनः कर्ज के व्यू में फंसा दिया जाए। विशेष है, लेखक का मानना यह है कि कर्ज लेना भी एक जीवन यापन का अनोखा ढंग है। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए, कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, लेखक इस अंश में यह बताना चाहता है कि उधार की धारा अनंत काल से चली आ रही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के कारण यह इस देश में खूब पनप रही है। लेखक कहता है कि उधार लेने की आदत जिस व्यक्ति को पड़ जाती है, वह निरंतर उधार लेता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र के हों और चाहे राजनीतिक दलों से संबंधित हों, वे सब इस उधार रूपी कृषि को उगाते रहते हैं। उनके जीवन की यह धारा सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है। कहने का भाव यह है कि जिसे एक बार उधार लेने का चस्का लग जाता है, वह सदैव उसी में गोते लगाता रहता है। हाँ, हमारे देश में उधार लेने वाले लोग की एक विशाल संख्या है। इस देश का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी उधार की इस भावना को अच्छी तरह पुष्पित करता है, क्योंकि उधार लेने वाला व्यक्ति जानता है कि यदि किसी कारण वह इस जन्म में उधार चुका सके तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में उधार चुका देंगे। इस प्रकार की उधारी की सुविधा किसी अन्य धर्म में नहीं है। उधार लेने वाले व्यक्ति की आत्मा अमर है। वह ऋण लेने के सौदे के लिए एक स्थायी पूंजी का कार्य करती है। आत्मा रूपी स्थायी पूंजी केवल पर उधार लेने वाले किसी भी प्रकार का सौदा कर सकते हैं। व्यंग्यात्मक शैली में लेखक कहता है कि यह शरीर आत्मा रूपी सिक्के का बटुआ है। इस शरीर रूपी बटुए से सिक्के का आदान प्रदान होता रहता है। असली बात तो यह है कि बटुए का एक ही मूल्य नहीं है। मूल्य तो लेन देन की उस प्रथा का है जो इस देश में निरंतर बनी हुई है। ये बटुए रूपी शरीर तो नित्य आते जाते रहते हैं, अर्थात मानव विभिन्न शरीरों को समय समय पर धारण करता रहता है। अतः उधार की इस पद्धति को हमें सदैव बनाए रखना चाहिए। विशेष लेखक का मत है कि भारत देश में उधार के व्यवसाय के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। भाषा सहज एवं सरल है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, लेखक का मत है कि जिस व्यक्ति को उधार लेने का चस्का लग जाता है, वह उससे विमुख नहीं रह होता। व्याख्या है, लेखक का कथन है कि जब व्यक्ति को कर्ज लेने की आदत पड़ जाती है तो वह फिर उससे अपना नाता नहीं तोड़ता है, बल्कि वह इस प्रक्रिया में आगे ही आगे बढ़ता रहता है। प्रारंभ में वह कम उधार लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी यह हवस बढ़ती जाती है। 100 से 1000, 1000 से लाख, इसी प्रकार यह परिधि बढ़ती जाती है। उधार के धन को वह बोझ नहीं मानता। उधार लेना बड़े आकार वाले गुब्बारे के समान है, जिसमें गैस भरी रहती है। उस गैस भरे गुब्बारे रूपी कर्जदार को आकाश की सैर करने को छोड़ दिया जाता है। वह गुब्बारा बड़े से बड़ा हो सकता है, पर उसमें भार नहीं होता है। विशेष है, उधार का चस्का जब एक बार लग जाता है तब वह समाप्त नहीं होता, अपितु दिन दूना बढ़ता जाता है। भाषा सहज एवं सरल है। अगली पंक्तियों को देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ है। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, लेखक कहता प्रसंग भी पूर्वानुसार है। व्याख्या है, लेखक कहता है कि उधार की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात वह सीमा रहित होती है। उधार लेना उतना ही असीम है जितना कि आकाश, चंद्रमा और तारे जिस प्रकार आकाश में अपनी चमक सदैव बनाए रखते हैं, उसी प्रकार इस देश में उधार की चमक सदैव बनी रहती है। उधार हमें पहले भी मिला था, आज भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इस देश के लोगों की अक्ल की दाद देनी होगी कि वे प्रत्येक स्थिति में समय समय पर उधार लेने का सुयोग्य बना लेते हैं, चाहे चंद्रमा की ओर जाने वाला रॉकेट ही क्यों ना हो। आप उस रॉकेट में भारतीय व्यक्ति को बिठा दीजिए, वह वहाँ से भी कुछ न कुछ उधार लेकर ही आएगा। यह संसार कितना सुखमय है कि यहाँ उधार का कोई टोटा नहीं है। यह आकाश कितना असीम फैला हुआ है, इसी के समान हमें उधार देने वालों की कोई कमी नहीं है। बस हमारे मन में केवल यह भावना होनी चाहिए कि हमें अभी थोड़ा सा कर्ज चाहिए। इस अनोखे वचन को बोलते ही आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। विशेष लेखक
व्यंग्य करता है कि उधार से बढ़िया पूंजी कोई नहीं, क्योंकि इसे लौटाने की भी कोई चिंता नहीं रहती है। भाषा सहज एवं सरल है। तो देखा है इस पाठ के माध्यम से कि लेखक ने कितना सुंदर व्यंग्य किया है कि आदमी पूरा जीवन उधार लेके अपना कितना सुखमय बिता देता है। आगे के वीडियो में आगे के पाठों को देखेंगे। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।